Hello guys, this is Vishal from an academy and in today's particular session अपन क्या शुरू करने वाले हैं? We are launching the judgment series for all the aspirants out there. Yes, यहाँ इस particular series के अंदर हम लोग एक के बाद एक हर महीने के judgments जो होंगे उनको हम monthly roundup लेंगे and we are going to thrash all the important Supreme Court judgments in one particular session itself. ये judiciary aspirants के लिए ये जो session है ये तो जरूरी होगा ही होगा, specifically all those individuals who are going to give छत्तीसगढ़ जुडिशरी या कोई भी फॉर दैट मैटर जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो ये फायदे का सौदा होगा ही होगा. लेकिन आई लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट दिस थिंग, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू प्रूव बेनिफिशियल फॉर हर वो इंडिविजुअल के लिए जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स देने के लिए जा रहा है, स्पेसिफिकली यूपीएससी पीएससी स्टूडेंट्स, इन सभी के लिए भी ये पर्टिकुलर सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फर्स्ट पर्टिकुलर केस. आज जो अपन करने वाले हैं दैट इज जनवरी मंथ का राउंड अप अपन करने वाले हैं, जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. राइट, सबसे पहला केस है जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अनदर. अब इस केस के अंदर होता क्या है, देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई एक अक्यूज था, उसका कन्विक्शन हो जाता है. अब कन्विक्शन होने के बाद जो हाई कोर्ट है वो इसकी सेंटेंस को रेमिट कर देता है. करेक्ट बात है, इसकी सेंटेंस को रेमिट कर देता है. लेटर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो पर्टिकुलरली स्टेट जो प्रोसिक्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाकर चैलेंज करता है कि आप कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करिए जिसमें किसी भी कन्विक्टेड व्यक्ति को अगर किन सर्कमस्टेंसेस में किन परिस्थितियों में रेमिशन दिया जाए. तो सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में गाइडलाइंस फॉलो की गई थी उन्हीं गाइडलाइंस को रिट्रेट करते हैं और वो कहते हैं अगर किसी भी व्यक्ति जिसका कन्विक्शन हो चुका है और अगर आपको उसकी सेंटेंस को रेमिट करना है यानी कि उसे बाहर निकालना है तो इन 5 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. करेक्ट बात है. सबसे पहला जो फैक्टर है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कि अगर ये जो ऑफेंस जो वो व्यक्ति कर रहा है विल दिस ऑफेंस अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज, जो ऑफेंस किया गया है क्या ये ऑफेंस सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है या नहीं. दूसरा सिचुएशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्राइम बीइंग रिपीटेड, जो ऑफेंस हो रहा है राइट अगर इस व्यक्ति को बाहर रेमिट कर दिया जाए, इसकी सेंटेंस को बाहर छोड़ दिया जाए तो ये बाहर रहने के बाद क्या ऐसा ऑफेंस वापस कर सकता है क्या, कैन ही कमिट द सेम ऑफेंस अगेन, अगर ऐसा है तो रेमिशन मत करिए. तीसरी सर्कमस्टेंस उस क्या पर्टिकुलरली पोटेंशियल है ऑफ द कॉन्विक्ट टू कमिट द क्राइम्स इन नियर फ्यूचर, कि क्या ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति अगर हमने इसको बाहर छोड़ दिया तो क्या इन नियर फ्यूचर ये कोई और भी क्राइम्स कमिट कर सकता है क्या. इफ दैट इज द सिचुएशन मत छोड़िए बाहर, रेमिशन मत करिए. चौथे सर्कमस्टेंस के अंदर उन्होंने बताया कि फ्रूटफुल पर्पस क्या होगा, इस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसका कन्विक्शन हो गया इसे जेल में रखा जाए, ये फ्रूटफुल पर्पस होगा, या फिर इस पर्टिकुलर व्यक्ति को बाहर छोड़ा जाए वो फ्रूटफुल होगा. अगर उसका जेल में रहना बेहतर है तो फिर रेमिशन ग्रांट नहीं किया जाएगा. करेक्ट बात है. एंड द फिफ्थ पर्टिकुलर सिचुएशन इज अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कन्विक्ट की फैमिली की. अगर कन्विक्ट की फैमिली की माली हालत जो है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टेंस में लॉ ये कहता है, लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस ये कहती है कि आपको क्या करना है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, आप उसे बाहर मत निकालिए क्योंकि हाई चांसेस हैं अगर वो कन्विक्ट की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ये व्यक्ति बाहर जाकर फिर कोई अपराध कर सकता है. करेक्ट बात है. सो ये 5 सर्कमस्टेंसेस को आपको ध्यान में रखना होगा व्हाइल ग्रांटिंग रेमिशन टू द अक्यूज. दिस वाज लेड डाउन इन द केस ऑफ जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वेयर बाय दे फॉलोड द गाइडलाइंस ऑफ लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट केस इन दिस सीरीज इज प्रसाद प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस. अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या होता है, देयर वाज दिस वन कन्विक्टेड पर्सन, एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो पर्टिकुलर व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किया था, ग्रीवियस हर्ट कॉज की थी, और ग्रीवियस हर्ट कॉज होने के कुछ समय के बाद में, जिसको ग्रीवियस हर्ट कॉज की गई थी उसके ग्रीवियस हर्ट कॉज होने के कुछ समय बाद डेथ हो जाती है. हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो क्या करता है, वो इसको पनिश करता है इस पर्टिकुलर पर्सन को फॉर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. जिस व्यक्ति ने जो ग्रीवियस हर्ट कॉज की थी कोर्ट उसको कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिश करता है. अग्रीव्ड बाय दिस हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का ऑर्डर, उनके इस जजमेंट से प्रभावित होकर यह पर्टिकुलर व्यक्ति क्रिमिनल अपील फाइल करता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. जब ये क्रिमिनल अपील फाइल होती है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस व्यक्ति का कंटेंशन ये है कि भाई मैंने ग्रीवियस हर्ट तो आज कॉज की, राइट, एंड आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, जो इंजरी मैंने आज कारित की हुई है उसके आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो आप मुझे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिश नहीं कर सकते. ये तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर.
करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को उठाया और उसे उठाकर डिसाइड करते हुए उन्होंने ये कहा कि कभी भी सिर्फ इस बात से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इंजरी आज हुई है और अगर डेथ कल हो तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कह दे। उन्होंने कहा दो फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यू ऑलवेज हैव टू लुक एट टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। वन इज, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो है नेचर ऑफ इंजरी, कि जो व्यक्ति ने आपको इंजरी कॉज की है वो इंजरी का नेचर क्या था, उसकी प्रकृति क्या थी, और क्या ये जो इंजरी कारित की गई है वेदर इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ दैट अदर पर्टिकुलर पर्सन और नॉट। If the answer of both the things is in the affirmative, nature of injury पता लग जाए और वो जो nature of injury है whether it is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, then in that particular situation क्या होगा, भले ही आज इंजरी हुई है और इंजरी होने के एक certain lapse of time के बाद में भी अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ होती है तो भी this person will be punished for culpable homicide amounting to murder. This was the case of प्रसाद प्रधान versus state of छत्तीसगढ़। तो जो convicted person जो कन्विक्टेड पर्सन था, जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए कोर्ट के अंदर आकर प्ली मांग रहा था, कोर्ट ने कहा कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं है, हाई कोर्ट का ऑर्डर करेक्ट है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर ही है, बिकॉज आपने जो ऑफेंस किया वो नेचर ऑफ ऑफेंस एंड दैट नेचर ऑफ ऑफेंस वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो अगर आज पर्टिकुलरली आपने इंजरी कर भी दी और डेथ एक लैप्स ऑफ टाइम के बाद होती है, इट इज an offense of murder and you are rightfully convicted by the high court। इसी तरीके से अपना तीसरा केस आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कोमल लोधा का। राइट, अब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट हैपेंड वाज, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान क्या करता है, डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लाइफ इंप्रिजनमेंट। देयर वाज अ पर्सन हु वाज कन्विक्टेड विथ डेथ पेनल्टी और डेथ पेनल्टी से हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान कुछ वक्त के बाद में इस कन्विक्टेड पर्सन को जिसको डेथ पेनल्टी मिली हुई है इसका कन्वर्जन कर देता है डेथ पेनल्टी का इनटू द सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट। लेकिन हाई कोर्ट जो है इसको लेकर कोई एप्रोप्रिएट रीजंस नहीं देता, कोई भी रीजन नहीं देता और सीधा डायरेक्टली इसे उठाकर क्या कर देता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देता है। अग्रीव्ड बाय दिस हाईकोर्ट का ऑर्डर, हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से अग्रीव्ड होकर स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, प्रोसिक्यूशन जो है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और वो चैलेंज करती है हाई कोर्ट के इस डिसीजन को। वो कहती है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को आपको क्या करना है, इफ यू हैव टू particularly if you have to convert the sentence of death penalty to that of life imprisonment, तो आपको क्या करना पड़ेगा, in that situation आपके पास कुछ aggravating and mitigating circumstances होने चाहिए उस death penalty के offense को convert करने के लिए life imprisonment में। लेकिन इस सिचुएशन में आपने ऐसे कोई रीजंस दिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को उठाया और उन्होंने कहा कि यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज प्री रिक्विजिट कि अगर आपको एक डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट करना है टू दैट ऑफ एलआई तो आपके पास में क्या होने चाहिए, उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास में एग्ग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए एक ऑफेंस को डेथ पेनल्टी से लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड यू हैव टू प्रॉपरली जस्टिफाई कि व्हाई यू आर कन्वर्टिंग द डेथ पेनल्टी टू दैट ऑफ एलआई। इन दिस केस हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान फेल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के उस ऑर्डर को, दैट कन्वर्जन ऑफ डेथ पेनल्टी इनटू एलआई को निगेट कर दिया और इस पर्टिकुलर व्यक्ति का डेथ पेनल्टी का जो सेंटेंस था दैट वाज रीइंस्टेटेड बैक। करेक्ट बात। दूसरी बात जो इस केस के अंदर समझ में आती है, अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज टेकन इन दिस पर्टिकुलर केस वाज कि हाई कोर्ट अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देता है तो क्या लोअर कोर्ट जो है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, क्या उस पर कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं? तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कोमल लोधा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिट्रेट किया दैट अगर हाई कोर्ट ने कोई फिक्स्ड डेथ पेनल्टी फिक्स कर दी है तो ये लोअर कोर्ट्स के लिए टेनेबल नहीं है टू गिव एनी रिमार्क ऑन सच डेथ पेनल्टी। आप कोई भी रिमार्क्स ऑन डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। दैट इज द थर्ड पर्टिकुलर केस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, राइट। अब चौथा जो पर्टिकुलर केस आता है दैट इज नईम अहमद वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये भी अपने आप में एक बहुत मजेदार केस है। इस केस के अंदर होता क्या है कि देयर इज दिस पर्टिकुलर पर्सन जो कि पर्टिकुलरली क्या करता है, एक लड़की को वादा करता है दैट आई एम गोइंग टू मैरी यू, मैं प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ही डजंट मैरी दैट पर्टिकुलर गर्ल एंड on that particular, because he gave the promise, the girl surrenders herself and they get into, right, like you know, the sexual intercourse and other particular things into that particular situation. The girl was thinking that she is going to get married with this particular guy and hence there are a lot of particular situations which pen down turn of events के form में। तो there was this particular consent का element that was being talked about in this particular case. Later जब ये लड़का मना कर देता है तो लड़की इसको रेप के लिए जो है वो particularly sue करती है। अब
इन दिस सिचुएशन द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज कि जो लोअर कोर्ट है वो क्या करता है, 10 इयर्स की पनिशमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को देता है, एंड दैट 10 इयर्स की पनिशमेंट वाज कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट आल्सो, राइट। दैट पर्सन, जो पर्टिकुलर लड़का है, वो आगे चलकर क्या करता है, ही फाइल्स अ क्रिमिनल अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहता है कि सर मेरा कभी भी शुरू से कोई उद्देश्य ये ऐसा नहीं था कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी, आई ऑलवेज वांटेड टू मैरी दिस गर्ल, बट कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के आने की वजह से हमने लेटर पर्टिकुलरली आई नेवर थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड टू दिस पर्टिकुलर गर्ल, उसके लिए मेरे को 10 साल की सजा दी जाए तो ये तो गलत है। ये उसका आर्ग्यूमेंट था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ड्स पर फोकस किया। उन्होंने बोला इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट इज फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? उन्होंने कहा कि फॉल्स प्रॉमिस का मतलब यह होता है कि आप पहले से, आपका कोई इंटेंशन नहीं था उस पर्टिकुलर लड़की से शादी करने का, एंड आपने उसे प्रॉमिस कर दिया जानकर दैट यू नेवर इंटेंडेड टू मैरी दैट पर्टिकुलर गर्ल, एंड बेस्ड ऑन दैट आपने क्या किया, राइट, लेटर आप चीट या डिसीट कर रहे हो उस पर्टिकुलर लड़की को, यानी कि आपने उसके साथ में कोई रिलेशंस वगैरह स्टैब्लिश किए और लेटर मना कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो, यानी कि अगर आप फॉल्स प्रॉमिस करते हो, तो वो रेप कहलाया जाता है और आपको 10 इयर्स की सजा दी जा सकती है, करेक्ट। लेकिन सेकेंड सिचुएशन, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का मतलब क्या है? ब्रीच ऑफ प्रॉमिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में आपका इनिशियल इंटेंशन कैसा था? आपका इनिशियल इंटेंशन हमेशा उस लड़की से शादी करने का था, इनिशियली हैड एन इंटेंशन टू मैरी, राइट, एंड वो पर्टिकुलर प्रॉमिस भी जो दे रहा है इस इंटेंशन के साथ दे रहा है कि यस आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, बट लेटर कुछ सर्कमस्टेंसेस के आने के चलते वो पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल ही एनकाउंटर्स प्रॉब्लम्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहां पर प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं कर पाता। करेक्ट बात है। तो इन दिस सिचुएशन द गाय वॉज फॉलिंग, जब एविडेंसेस आई तो वो ये डिटरमाइन हुआ कि ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है, करेक्ट, ये फॉल्स प्रॉमिस नहीं, बिकॉज उसका हमेशा से इंटेंशन था टू गेट मैरिड टू दिस पर्टिकुलर गर्ल। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, सारी एविडेंसेस को देखने के बाद में कोर्ट ने इन दोनों को डिफरेंशिएशन करते हुए कहा अगर उसका इनिशियल इंटेंशन कभी भी उस लड़की के साथ गलत करने का नहीं था, ही गेव द प्रॉमिस विथ एन इंटेंशन टू मैरी, देन इट इज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस बिकॉज ऑफ लेटर सर्कमस्टेंसेस में आने के चलते ही कुड नॉट मैरी द गर्ल एंड ही कैन नॉट बी पनिश्ड। हेंस पर्सन जो कन्विक्ट हुआ था फॉर 10 years, उसका सेंटेंस जो है वो हटा दिया जाता है एंड ही वाज एक्विटेड for that particular matter. This was the case of, ये जो particular case है नईम अहमद versus State NCT of Delhi का केस है। Let's move to the next case now. अगला केस है C हरिदासन versus अन्नापथ परकट्टू वासुदेव कुरूप एंड अदर्स का केस, राइट। बड़ा सिंपल सा केस है, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो केस है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केस है। इसमें ए नाम का जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो बी नाम के पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाता है, यानी कि प्लेंटिफ ए गोज टू द डिफेंडेंट और दे एंटर्स इनटू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि बी अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ए को ट्रांसफर करेगा और ए उसको कुछ पैसा जो है वो देगा, कुछ एडवांस देगा और कुछ बाद में देगा, करेक्ट। लेटर जब ए बी के पास में जाता है प्रॉपर्टी मांगने के लिए, बी इस कॉन्ट्रैक्ट से डिनाई कर देता है और प्रॉपर्टी नहीं देता। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ए बी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस लगाता है। प्लेंटिफ का कंटेंशन ये है कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कुछ वादा किया और अब ये पर्टिकुलर वादे से मुकर रहा है, तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे को क्या दिलाना चाहिए? आपको मेरे को जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है मेरे को फेवर में देनी चाहिए। करेक्ट बात है। दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करे किसको? डिफेंडेंट को कि ये प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर की जाए जो मुझे प्रॉमिस की गई थी। करेक्ट बात है, फेयर इनफ। डिफेंडेंट का आर्ग्यूमेंट ऑन द अदर हैंड इज दिस, डिफेंडेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि सर मैं इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, इसके पहले कंडीशन थी जो प्लेंटिफ को पूरी करनी थी, दैट वाज एडवांस मनी। क्योंकि प्लेंटिफ ने कोई एडवांस मनी मुझे नहीं दिया तो इसी रीजन से क्या हुआ? इसी रीजन से मैंने प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की, यानी कि प्लेंटिफ खुद अपने पार्ट पर गलत है। प्लेंटिफ इज नॉट परफॉर्मिंग द प्रॉमिस। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुना गया, देयर वाज दिस केस वाज हर्ड बाय 2 जज बेंच। एक आपके जस्टिस एमआर शाह एंड जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस बीवी नागरत्ना प्लेंटिफ की साइड पर हैं और कह रही हैं कि प्रॉमिसरी स्टॉपल का प्रिंसिपल लगाते हुए उन्होंने बोला कि डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सो जस्टिस बीवी नागरत्ना इज फ्रॉम विच पर्टिकुलर साइड? जस्टिस बीवी नागरत्ना की
की अगर अपन बात करें, इफ वी टॉक अबाउट, दिस इज अ स्प्लिट डिसीजन. जस्टिस नागरत्ना अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल रीजनड दैट डिफेंडेंट मस्ट परफॉर्म द परफॉर्मेंस बाय डिलीवरिंग द प्रॉपर्टी टू द प्लेंटिफ. कि जो आपने वादा किया वो पूरा करो. ये डिफेंडेंट को बोल रही हैं दैट यू हैव टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरा जो वादा किया गया वो निभाइए. ऑन द कॉन्ट्रेरी जस्टिस शाह ये डाइसेंट कर रहे हैं फ्रॉम जस्टिस नागरत्ना. ये कह रहे हैं कि भैया प्लेंटिफ ने अपना पार्ट नहीं परफॉर्म किया. प्लेंटिफ को इनिशियल अमाउंट जो देना था वो पर्टिकुलरली क्या था, एडवांस मनी देता तो फिर ये डिफेंडेंट जो है वो पर्टिकुलरली क्या करती, अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर करती. क्योंकि डिफेंडेंट को प्लेंटिफ ने अपना वादा पूरा नहीं किया, अपना पार्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही हैव नो राइट टू कम एंड आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर रहे हैं जस्टिस शाह. यानी कि क्या हो गया, स्प्लिट डिसीजन हो गया. एक पार्टी प्लेंटिफ के फेवर में, एक पार्टी डिफेंडेंट के फेवर में. एंड नाउ दिस मैटर इज बिफोर द लार्जर बेंच. अब ये मैटर एक लार्जर बेंच के सामने चल रहा है. करेक्ट बात है, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर सिचुएशन. अगले पर्टिकुलर केस की तरफ जाते हैं, विच इज चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वर्सेस रतन इंडिया पावर लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर एंड अदर्स. बड़ा मजेदार सा केस है ये भी. इस केस के अंदर क्या होता है, देयर वाज अ स्ट्रीम फ्लोइंग. एक पर्टिकुलर स्ट्रीम है जो बह रही है. उस स्ट्रीम का कुछ पर्टिकुलर पानी जो है ये डिविएट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है. कौन, रतन इंडिया पावर लिमिटेड. ये लोग उस स्ट्रीम का जो फ्लो ऑफ वाटर है उसे डाइवर्ट करके अपनी कंपनी के काम में ले रहे थे. करेक्ट बात है. लेटर आगे चलकर ये जो डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इनको इस बारे में पता लगता है. सो ये जाते हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स के पास और उनको बोलते हैं क्योंकि आप हमारा जो स्ट्रीम का फ्लो है वो डाइवर्ट करके अपने पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अस द इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस. आपको यहां पर हमें क्या देने पड़ेंगे, आपको हमें यहां पर इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे. इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस. करेक्ट, राइट. अब इन दिस सिचुएशन जो रतन इंडिया पावर लिमिटेड जो कंपनी है ये अग्री कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और कहती है कि हम आपको इरिगेशन वाटर रिस्टोरेशन चार्जेस जो है वो हम देंगे क्योंकि हम आपका पानी यूज कर रहे थे. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट लेटर हैपेंड वाज, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाते हैं. क्वेश्चन ये था इस केस के अंदर, इशू ये था कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसे साइन किया हुआ है, तो आप बाउंड हो उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को परफॉर्म करने के लिए. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रतन इंडिया ने साइन किया था, पावर कंपनी जो पावर लिमिटेड जो कॉर्पोरेशन है, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, लेटर अगर ये अपनी ऑब्लिगेशन से ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब ऑब्लिगेशन से कैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, पैसा ना देकर. किसको पैसा नहीं दे रहे हैं, पर्टिकुलर ये जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है इनको, क्योंकि उनकी स्ट्रीम यूज कर रहे थे और उन्हें प्रॉमिस कर दिया पैसा ना देने के लिए. तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कोर्ट ने अल्टीमेटली ये हेल्ड किया दैट इफ यू हैव मेड अ प्रॉमिस इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट देन यू आर बाउंड टू परफॉर्म दैट प्रॉमिस. यू कैन नॉट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम योर ऑब्लिगेशंस. एंड हेंस रतन इंडिया पावर लिमिटेड को बोला गया कि आपको यहां पर क्या करना है, यू हैव टू गिव द पर्टिकुलर अमाउंट टू हु, यू हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर अमाउंट टू द चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट. राइट. अगला केस आता है अपना विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द वेरी रिनाउंड डिमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट. करेक्ट. जब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन नवंबर 8, 2016 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि डीमोनेटाइजेशन कराया जाए 500 और 1000 रुपए की करेंसीज का. राइट. तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 58 क्लस्टर पिटिशंस फाइल्ड हुई और 58 पिटिशंस जो डिफरेंटली अलग अलग जगह पर फाइल हुई, उनको एक ही पर्टिकुलर केस में क्लस्टर पिटिशन के फॉर्म में विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस को लगाया गया. विवेक नारायण शर्मा का कंटेंशन ये था अलॉन्ग विथ 58 क्लस्टर पिटिशंस कि ये जो डिसीजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर का ये जो डिसीजन है ये एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है. सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सही फॉर्म में पूरी की गई, किसी स्टैट्यूट को ये वायलेट नहीं करता. 4:1 के प्रोपोर्शन में ये पर्टिकुलर जजमेंट दिया गया है. करेक्ट बात है. इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि इसमें डाइसेंटिंग जजमेंट जिन जज ने दिया है दैट इज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना. राइट. एंड आपको बता देता हूं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हु गेव द माइनॉरिटी जजमेंट इन दिस केस, दैट इज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने माइनॉरिटी जजमेंट दिया. इनके माइनॉरिटी जजमेंट को कई सारे लॉयर्स एंड कई सारे जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं दे हैव इवन इक्वेटेड
shifted this judgment of this dissenting judgment of B.V. Nagaratna to that of Justice H.R. Khanna's judgment. जो Justice H.R. Khanna ने जो judgment ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में दिया था उसी तरीके से, और वो एक सेलिब्रेटेड जज बन गए थे उस जजमेंट के बाद, उसी जजमेंट को इक्वेट किया जा रहा है, उनके उस माइनॉरिटी ओपिनियन को इक्वेट किया जा रहा है विद जस्टिस बीवी नागरत्ना. दैट इज द बेसिक थिंग. इस केस के अंदर दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, मेजॉरिटी जजमेंट किसने दिया. तो याद रखिएगा जस्टिस B.R. गवाई ने मेजॉरिटी जजमेंट दिया, और ये मेजॉरिटी जजमेंट को बाकी किन किन लोगों ने फॉलो किया. दैट वाज फॉलोड बाय जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस S.A. नजीर एंड जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम. करेक्ट बात है. 5 जज बेंच जो है वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. 4:1 में ये पर्टिकुलर जजमेंट है. करेक्ट. सो demonetization verdict held as constitutional. Majority judgment was given by Justice B.R. Gavai, right? And Justice B.V. Nagaratna ने dissenting judgment जो है वो यहां पर दिया था. Next case is Manik Majumdar and others versus Deepak Kumar Saha. Right. अब in this particular situation what happened was एक सेल डीड एग्जीक्यूट की गई. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह था, सेल डीड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या अगर मान लीजिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी है अगर वो प्रोड्यूस नहीं की जाती, नॉन प्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, एंड उस पावर ऑफ अटॉर्नी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई प्रभाव होगा एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड के ऊपर. अगेन दिस इज अ स्प्लिट डिसीजन, राइट. जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस M.R. शाह. जस्टिस नागरत्ना का यह कहना है कि अगर कोई भी पर्टिकुलरली प्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट, अगर मान लीजिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी प्रोड्यूस नहीं की जाती या वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड. हाउएवर जस्टिस M.R. शाह जो हैं वो अग्री नहीं करते इस बात से, और वो कहते हैं कि अगर किसी भी सेल डीड को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर होना और प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन होना एंड रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. सो अगेन दिस इज अ स्प्लिट डिसीजन, और ये अभी एक सुप्रीम कोर्ट की लार्जर जज बेंच के सामने ये पर्टिकुलर केस जो चल रहा है. लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस गोयल बस सर्विस कुल्लू लिमिटेड. अब इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट हैपेंड, बड़ा मजेदार केस है. इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ एक है. इस केस का इशू ये था कि जब आप टैक्स स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करें तो सुप्रीम कोर्ट टैक्स स्टैट्यूट्स को कैसे इंटरप्रेट करे, राइट. लिबरल इंटरप्रिटेशन रखकर, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन रखकर. तो पहले तो ये बोला गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कभी भी पर्टिकुलरली इन टैक्स स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करेगा तो पहले तो वो एक राइटफुल अथॉरिटी है नहीं. अगर उन्हें पहले टेक्स्ट स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करना भी है तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. पहली बात, जो लिखा गया है टेक्स्ट स्टैट्यूट में उसे स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करे, लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता. दूसरी बात, सेकंड, उन्होंने ये कहा कि अगर अपन बात करें इन पर्टिकुलर डिसीजंस की, स्पेसिफिकली टैक्सेशन स्टैट्यूट्स की, तो ये बातें थोड़ी फाइनेंशियल विजर्ड्स को डील करनी चाहिए. यानी कि दीज थिंग्स शुड नॉट बी डेल्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट. रेदर अगर कोई भी इशू आता है तो इसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो होंगे, द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू डिसाइड दिस शुड बी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड शुड बी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट एंड हैविंग फाइनेंशियल एक्सपर्टीज ओवर द सेट सब्जेक्ट मैटर. दे आर द वंस ऐसे सब्जेक्ट मैटर को डील करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट को आमतौर पर एक रिस्ट्रेंट लेना चाहिए, यानी कि should exercise restraint, मतलब they should not decide the cases directly. Everyone is clear? That is the first particular point. इन मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने के बजाय इनमें पीछे हटे और rather फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पर्टिकुलरली फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो मेंबर्स बैठे हैं, वो इन केसेस को डील करे. पहली बात तो इसमें ये बोली गई थी. सेकंड बात लेकिन इसमें ये बोली गई, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास में टैक्स स्टैट्यूट से रिगार्डिंग कोई इशू आता है, अगर प्राइमा फेसी देखने पर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो प्रोविजन है टैक्स स्टैट्यूट में, पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर टैक्स स्टैट्यूट है वो कैसा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. मतलब आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 21 का जो गोल्डन ट्रायंगल है मनिका गांधी के केस में जो बताया गया था, उस तिलिस्म को ये तोड़ रहा है. क्या तोड़ रहा है? आपका पर्टिकुलर टैक्स स्टैट्यूट, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो फिर प्राइमा फेसी आप उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हो. करेक्ट बात है. दैट इज द सेकंड पर्टिकुलर सिचुएशन. करेक्ट. सो इंटरप्रिटेशन ऐसे किया जाएगा टैक्स स्टैट्यूट्स का. दिस वाज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस गोयल बस सर्विसेज कुल्लू. द लास्ट केस फॉर टुडे दैट इज रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़. अब इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंड वाज, चंडीगढ़ में रेसिडेंशियल यूनिट्स को कन्वर्ट करे जा रहे थे फ्लोर वाइज अपार्टमेंट के अंदर. सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात लेकर आई गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एक रोक लगाया, एक इंजंक्शन, एक प्रोहिबिशन लगाया कि आप जो रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं उनको फ्लोर वाइज अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट नहीं करोगे, बिकॉज दिस विल नॉट डू गुड फॉर द सिटी ऑफ चंडीगढ़.
एंड द सिटी ऑफ चंडीगढ़ वॉज ऑल्सो डिजाइंड, आपके जीके के लिए क्वेश्चन है, किसने डिजाइन किया था? फ्रेंच आर्टिस्ट ली कॉर्ब्यूसर ने चंडीगढ़ की सिटी को डिजाइन किया था। तो इसके इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगा दिया गया। दैट इज द बेसिक केस ऑफ रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। एक और आप लोगों के लिए गुड न्यूज मैं देना चाहूंगा, राइट, कि अगर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति इस पर्टिकुलर के जो इस जजमेंट को की सीरीज को देख रहा है, अगर इसकी पीडीएफ पाना चाहता है तो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप लॉ विथ विशाल। और साथ साथ ये जो पर्टिकुलरली आपका डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वहां पर लिंक जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक कर कर वहां पर आ सकते हो एंड लेटर यू गाइस कैन टेक द पर्टिकुलर पीडीएफ एज वेल। इसकी पीडीएफ भी सारी की सारी जितने भी मंथ्स रहेंगे उन सभी के क्लस्टर पर्टिकुलर जजमेंट्स जो रहेंगे, मंथली जजमेंट्स में लेकर आऊंगा और उनके पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। सो दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप। अगर ये मिलने में कोई समस्या आए, वैसे तो लिंक नीचे ही होगा, दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @vishal110730। करेक्ट। अगर किसी को दिक्कत आ रही है आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली वहां पर करूंगा, बट इट विल बी बेटर अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर एक बार में सभी को पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। करेक्ट। सो आई अज्यूम दैट टुडेज पर्टिकुलर सेशन वाज अ दिन धा सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पर्टिकुलर टाइम। और ये जो पर्टिकुलर जजमेंट सीरीज है, एज आई स्टेटेड, ये अपन ने शुरू कर दिया। अब इसी तरीके से अपन और भी पर्टिकुलर जजमेंट्स एक एक करके लेकर आएंगे। वी आर गोइंग टू ब्रिंग एवरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज एज वेल। फरवरी मंथ के, मार्च के, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सारे जजमेंट्स आर गोइंग टू कम इन कमिंग पर्टिकुलर डेज एंड मंथ्स, राइट। सो कीप ऑन सपोर्टिंग दिस। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, या आपको लगता है कि इस तरीके के और पर्टिकुलर जजमेंट सीरीज मुझे लेकर आनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा सेशन कैसा लगा। इसको लेकर भी अपने पर्टिकुलर जो भी आपके क्रिटिकल कमेंट्स हैं वो जरूर दीजिएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति हमारे फोरम को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड सिंह विशाल यूज कर कर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यू गाइस कैन ऑल्सो राइट बेसिकली बी अ पर्टिकुलर लर्नर, और आप यहां पर एक पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ अनअकैडमी फैमिली बन सकते हो। सो मीन टाइम थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।